नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हमारे सत्र क्रमांक 4 के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 8 व्यावसायिक वर्ग अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम पाठ्यक्रम में जो भी कुछ टॉपिक दिए हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने पिछले लेक्चर तक इसी प्रश्न पत्र का 4 नंबर का जो टॉपिक है अनुवाद परीक्षण, संपादन और मूल्यांकन, इसकी शुरुआत की है। और इसकी में अब तक हमने अनुवाद परीक्षण और मूल्यांकन इस मुद्दे को विस्तार से देखा है। आज हम अनुवाद संपादन इस मुद्दे को थोड़ा सा देखने वाले हैं। अनुवाद संपादन को समझने से पहले, इसके पहले हमने जो अनुवाद मूल्यांकन और अनुवाद परीक्षण जो देखा है, लगभग उससे ही जुड़ी ये संपादन की स्थिति है। इसलिए परीक्षण के आधार पर हमने देखा कि अनुवादक और मूल लेखक, इनका परीक्षण करने के लिए अनुवादक की बजाय कोई तीसरा व्यक्ति वहां पे होना जरूरी है, और वह भी मूल भाषा और लक्ष्य भाषा से भिन्न वो व्यक्ति होना जरूरी है। तभी जाकर उसका परीक्षण तथा मूल्यांकन सही ढंग से हो सकता है। अनुवाद परीक्षण और मूल्यांकन में हमने देखा कि केंद्रीय रूप में वहां पे वो बात कही जा रही है कि मूल पाठ में जो भी कुछ कहा जा रहा है लगभग वही उसी प्रभाव के साथ, उसी समतुल्यता के साथ अगर वो बातें लक्ष्य भाषी पाठ में लाई जा रही है तो वह अनुवाद जो है सफल अनुवाद माना जाता है। ऐसा हमने मूल्यांकन के आधार पर देखा। वहां पर हमने मूल्यांकन में ये भी बात देखी कि ये जो सममूल्यता जो है, ये शब्द के स्तर पर, भाव के स्तर पर वहां पे देखने को मिलती है। और इन सभी स्थितियों में हमने जाना कि मूल के समान अनुदित पाठ को रखना ही उसका सही मूल्य है। तो पिछले मुद्दे तक हमने, या पिछले मुद्दे में जो भी कुछ अनुवाद के मूल्यांकन और परीक्षण से संबंधित विस्तार से जो चर्चा की है, उसी की अगली कड़ी जो है, जिसको हम अनुवाद का अंतिम कार्य कह सकते हैं, वो है अनुवाद संपादन। जिस प्रकार कोई भी रचना कोई लेखक जब लिखता है और लिखने के पश्चात जब वो रचना पूर्ण हो जाती है और पूर्णता के बाद लेखक जो है अपने द्वारा लिखी हुई बातों को या लिखे हुए तथ्यों को जांचता है, और जांचने के बाद वहां पे कुछ व्याकरणिक स्तर पर, वर्तनी के स्तर पर, या काल के आधार पर कह सकते हैं, वाक्य के आधार पर कह सकते हैं, वाक्य रचना के आधार पर कह सकते हैं, बहुत सारी कुछ कमियां या कुछ गलतियां असावधानी के कारण वहां पे रह जाती है। तो उसका पूर्णत्व या उसको पूर्ण करने का काम जो है अनुवाद संपादन के माध्यम से चलता है। मुझे लगता है कि अनुवाद संपादन एक प्रकार से अनुवाद की विधा का एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जिसके बगैर अनुवाद हम कह नहीं सकते कि वो पूर्ण हुआ है। किसी भी अनुदित पाठ का संपादन होना जरूरी है, क्योंकि अनुवादक जब मूल पाठ के विचारों को या मूल पाठ में लिखी हुई बातों को समझकर या ग्रहण करके अनुदित पाठ में प्रस्तुत कर रहा होता है, तो उस समय की जो मानसिकता है, उस मानसिकता के आधार पर वो बातें लिख रहा होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि भावावेश में आकर या असावधानी से या अधिक ही भावनावश होकर अनुवादक से कुछ गलतियां भी वहां पे हो सकती है। तो उन गलतियों को सुधारने का काम जो है, ये अनुवाद संपादन का काम चलता है। इसमें विशेषता हम देखते हैं कि ज्यादातर वर्तनी की गलतियां उसको देख सकते हैं, कालानुरूप जो भी कुछ वाक्य होने जरूरी है उसकी गलतियां हो सकती है, शब्द के चयन को लेकर वहां पे गलतियां हो सकती है,
जो शब्द वहां पे लिखा गया है वो उसकी बजाय कोई दूसरा ही अर्थ वहां पे अगर लागू हो रहा है तो शब्दों के स्तर पर भी वहां पे दुरुस्ती हो सकती है, उसका संपादन हो सकता है। वाक्य रचना के आधार पर भी अनुवाद का संपादन कार्य चलता है। मान लीजिएगा कि कहीं पर नकारार्थी वाक्य है या प्रश्नसूचक वाक्य है और अनुवादक ने उस प्रश्नसूचक वाक्य को विधेय वाक्य या सामान्य वाक्य बना दिया, तो वहां पर भी बहुत सारी स्थितियां जो है बदल जाती है। तो ऐसे समय में ये संपादन का कार्य जो है वहां पे मुख्य भूमिका निभाता है। और इसमें मूल लेखक जहां पे जिस स्थिति में उस रचना को, उन वाक्यों को लिख रहा है, लगभग वही वाक्य, वही स्थितियां जो है अनुदित पाठ में उभरनी चाहिए। और ये अगर उभर नहीं रही है तो सही वहां पे ही बात स्पष्ट हो जाती है कि अनुवाद सही दिशा से नहीं हुआ है। ऐसे विचलित हुई स्थितियां या ऐसे विचलन पैदा करने वाली जो भी कुछ वर्तनी की गलतियां हैं उसको सुधारने का काम इस अनुवाद संपादन के जरिए वहां पे होता है। अनुवाद संपादन में अनुवादक का और एक दायित्व होता है कि वह ये कोशिश करे या वह ये कोशिश करता है कि वह मूल रचना के समीप अनुदित पाठ को रखने की कोशिश करता है और वह अनुदित पाठ मूल रचना के साथ जितना जुड़ा होगा उतना अनुवाद की सफलता वहां पे बढ़ती है। क्योंकि अनुवाद के सिद्धांत के अंतर्गत वो बातें आ गई है कि अनुवाद और अनुदित पाठ जो है समतुल्यता के आधार पर वहां पे प्रस्तुत होना जरूरी है। उसमें मूल की मुख्य बातों को या मूल की किसी भी बात को या किसी भी तथ्य को हटाना नहीं चाहिए। अगर हटाया गया है तो उसके लिए उपाय योजना के तौर पर क्या किया जा सकता है, इसका भी हल जो है अनुवाद संपादन के माध्यम से वहां पे लिखा जाता है। अनुवाद संपादन में वर्तनी के अलावा व्याकरणिक स्थितियों के अलावा अर्थ के स्तर पर भी बहुत सारी स्थितियां उसको दुरुस्त किया जाता है। असल में अनुवाद संपादन एक गलती से या असावधानी से रही हुई बातों को सुधारने का कार्य है। और यह सुधारना इसलिए जरूरी है, अगर अर्थ के अंतर्गत या अर्थ में विचलन पैदा होता है, अर्थ की स्थिति अगर परिवर्तित हो रही है, तो समझ लीजिएगा कि वहां पे अनुवाद संपादन की बेहद ज्यादा जरूरी है या बेहद आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अनुवाद संपादन के बगैर कोई भी अनुवाद पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि संपादन में उन सभी स्थितियों को सुधारा जाता है जो अज्ञानवश या गलती से या असावधानी से अनुवादक से छूटी हुई है। इसलिए संपूर्ण अनुवाद संपादन के बाद ही वहां पे पूर्ण हुआ है, उसको हम कह सकते हैं। आगे की बात हम अनुवाद संपादन में देख रहे हैं कि शब्द चयन को लेकर भी संपादन होता है, वर्तनी को लेकर भी संपादन होता है, वाक्य रचना को लेकर भी संपादन होता है। काल के आधार पर मूल लेखक ने कोई बात भूतकाल में लिखी है और अनुवादक ने अगर उसको थोड़ा सा असावधानी से वर्तमान काल में उस बात को लिख दिया, तो उसको भी सुधारने का काम जो है इस संपादन के माध्यम से किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, अभिव्यक्ति पक्ष जो होता है अनुवाद में, इसके ऊपर भी संपादन का कार्य जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिव्यक्ति पक्ष से तात्पर्य क्या है कि उस पूरी रचना में मूल लेखक क्या कहना चाहता है और जो भी कुछ कह रहा है किस ढंग से कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, और उसके कहने का ढंग अगर अनुवादक ने सही तरीके से नहीं ग्रहण किया है तो हो सकता है कि मूल के अर्थबोध में वहां पे विचलन पैदा होकर अनुदित पाठ किसी गलत दिशा में ही लिखा जा सकता है।
तो अभिव्यक्ति पक्ष को जानने के पश्चात, उसको ग्रहण करने के पश्चात अनुवादक ने लगभग उसी अभिव्यक्ति में, उसी भाव संप्रेषण में उन स्थितियों को अनुदित पाठ में लाना जरूरी होता है, तभी जाकर मूल पाठों के समान या मूल पाठकों की समान अनुदित पाठ का प्रभाव जो है लक्ष्य भाषी पाठकों पर वहां पे पड़ता है। इसलिए अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत भी वहां पे संपादन की स्थितियां उभरती है और उनको सुधारने का कार्य संपादन के माध्यम से किया जाता है। दूसरा और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि संपादन में संदर्भ स्तरीय जो भी कुछ स्थितियां आती है, संदर्भ स्तरीय जो सममूल्यता आती है, उसको लेकर भी संपादन में थोड़ा सा समायोजन की स्थिति से या समायोजन की धारणा से ये संपादन करना जरूरी होता है। देखिए, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब भाषा बदलती है तो समाज की संस्कृति बदलती है, क्योंकि भाषा समाज की संस्कृति की जान होती है। एक तरफ मराठी भाषी समाज है और दूसरी तरफ हिंदी भाषी समाज है। मराठी भाषा महाराष्ट्र में मराठी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है, हिंदी भाषा हिंदी प्रदेश में हिंदी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। अब सांस्कृतिक धरातल पर वहां पे जो संदर्भ उभरते हैं वो विचलन पैदा करते हैं। महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सारी स्थितियां सांस्कृतिक धरातल पर आ जाती है जो उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में या हिंदी जहां पे बोली जा रही है वहां पे वो स्थितियां नहीं होती। तो ये जो संदर्भ स्तरीय जो स्थितियां है उसको थोड़ा सा समायोजन के स्तर पर स्थापित करने की आवश्यकता संपादन में होती है। उदाहरणार्थ अगर हम उदाहरण के स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र में वट सावित्री की पूर्णिमा मनाई जाती है। ये वट सावित्री की पूर्णिमा जो है, जो बरगद का जो पेड़ होता है उस पेड़ का पूजा जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये वट सावित्री की पूर्णिमा जो होती है वो विशेषतः महिलाओं का त्योहार है और उसमें जो बरगद का पेड़ है उसका पूजन किया जाता है। ये जो सांस्कृतिक स्थिति है महाराष्ट्र में, क्या उत्तरी भाग में या जहां पे हिंदी बोली जा रही हिंदी प्रदेश में करवा चौथ जो ये व्रत रखा जाता है, क्या उसके साथ कुछ साधर्म्य है क्या? ये भी जांचने का काम संपादन के माध्यम से वहां पे होता है, क्योंकि हिंदी भाषी प्रदेश में करवा चौथ व्रत जो रखा जाता है वो भी महिलाओं से संबंधित त्योहार है और उसमें भी लगभग वही भाव है जो वट सावित्री की पूर्णिमा के त्योहार में है। वट सावित्री की पूर्णिमा में अपने पति के लिए 7 जन्म के फेरे वहां पे लिए जाते हैं धागे के द्वारा, या उस बरगद के पेड़ को धागे वहां पे समेटे जाते हैं। करवा चौथ व्रत भी लगभग उसी भाव को लेकर वहां पे किया जाता है कि पति को लंबी उम्र मिले, या पति के लिए वहां पे एक दिन का अनशन रखा जाता है। तो मुझे बताना क्या है कि ये जो सांस्कृतिक स्थितियां जो है महाराष्ट्र और हिंदी प्रदेश में, इसके समानता के तत्वों को ढूंढना और संपादन में उस प्रकार से मान लीजिएगा कि फुटनोट के माध्यम से, फुटनोट मतलब जानते हैं आप कि पन्ने के ठीक नीचे वो स्टार लगाते हुए उस शब्द को थोड़ा सा विश्लेषित करने का काम जो है संपादन में होता है। अनुदित पाठ में ऐसे बहुत सारे शब्द आ जाते हैं जो मूल भाषी पाठ के पाठक तो समझ सकते हैं, लेकिन अनुदित पाठ के पाठक उसको नहीं समझ सकते। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र की एक सामाजिक प्रथा है बलूत,
और ये बलूत शब्द जो है महाराष्ट्र के बाहर प्रचलित नहीं है। अब बलूत इस रचना का अनुवाद डॉक्टर दामोदर खड़से जी ने जब किया तो बलूत का बहुत बार उल्लेख जो है उस रचना में हुआ है और दामोदर खड़से जी ने समायोजन के स्तर पर संपादन में उस बलूत शब्द को फुटनोट में वहां पे लिखा और बलूत मतलब क्या है उसको हिंदी में विश्लेषित किया या परिभाषित किया। तब जाकर अनुदित पाठ के पाठक जो है उस शब्द को अपने स्तर पर समझ गए। तो मुझे बताना क्या है कि संपादन एक प्रकार से अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने का काम है। संपादन अधूरी चीजों को पूरा करने का कार्य है। संपादन छूटी हुई चीजों को स्थापित करने का कार्य है। संपादन जो भी कुछ गलतियां रह गई है उसको सुधारने का कार्य है। तो अनुवाद संपादन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अनुवाद संपादन एक महत्वपूर्ण कार्य है। जितना अनुवाद मूल्यांकन जरूरी है, जितना अनुवाद परीक्षण जरूरी है, उतना ही अनुवाद संपादन भी होना जरूरी है, क्योंकि उसके कारण ही अनुदित पाठ का पूर्णत्व जो है या संपूर्णता जो है उसमें निहित होती है। इसलिए अनुवाद संपादन ये मुद्दा, ये जो हमारे इस टॉपिक में दिया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। मैंने अनुवाद संपादन के संदर्भ में जो जो बातें अभी बताई है उनको थोड़ा सा अच्छी तरह से याद रखिए। परीक्षा में इसके ऊपर अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो इस लेक्चर को थोड़ा सा दोबारा सुनने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अनुवाद संपादन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा यहाँ पे समाप्त होता है और इसके साथ साथ ये 4 नंबर का जो टॉपिक है अनुवाद परीक्षण, संपादन, मूल्यांकन, ये तीनों बातें जो है यहाँ पे समाप्त होती है। अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।